गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। सर शुरू करिए।
बेटा वॉइस आ रही मेरी सभी को? यस सर। ओके, थैंक यू। चलो बेटा, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हम लोगों का कंटेंट है आज का। जल्दी से कुछ पॉइंट्स मैं दे देता हूं। कल बेटा किसी ने मेरे को क्वेश्चन भेजा था, तो क्वेश्चन बोल दो, उसका डिस्कशन ताकि हो जाए। और असाइनमेंट मैंने आप लोगों को ग्रुप पर सेंड किया है, उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, एल्किल हैलाइड में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए जाए। बिल्कुल ठीक है, करा देंगे बेटा। ओके, चलो। तो अब यहाँ पर आते हैं अपने अगले कंटेंट पर। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से के बाद 10.22 का क्वेश्चन नंबर 3rd and 5th। 10.22 22। ओके, 10.1 10. हाँ, 10.22 का क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 3 और 5th, 3rd और 5th। क्लोरोबेंजीन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, यही ना? हाँ हाँ। इसका आंसर होगा बेटा नो रिएक्शन। ठीक है, एक मिनट, हाँ। एक मिनट। और कौन सा है सर ऐसा क्यों? बेटा? सर पार्शियल क्यों? डबल बॉन्ड वहां पर होता है ना, तो हाइड्रोलिसिस इजीली नहीं हो पाता उसका कॉन्जुगेशन की वजह से। सर लेकिन फिनॉल बन तो रहा है। किसमें? वो सर इसी एक्वस में मीडियम में नहीं होता बेटा, एक्वस नहीं होता वहां पर। फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है। और एक मिनट, ये methyl bromide is tested with sodium in the presence of dry ether। मेथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड, ये वुड रिएक्शन है बेटा। सर इसको बता दीजिए थोड़ा। ये कह रहा है मेथिल ब्रोमाइड है बेटा, ये है सर CH3। कौन सा क्वेश्चन है? ये है 10.22, क्वेश्चन नंबर 10.22। मेथिल ब्रोमाइड है और मेथिल ब्रोमाइड के ये दो मोल लिए गए हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम मेटल लिया गया है और ये ड्राई ईथर लिया गया है, तो ये तो वुड रिएक्शन हो जाएगी बेटा। यस सर। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये तुम्हारा बाहर NaBr, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके और की। सर इसके पहले वाला जो क्लोरोबेंजीन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, ये क्यों नहीं बनेगा? रीजन बता बेटा दीजिए इसका। हाइड्रोलिसिस वहां पर बोला गया है ना, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस के लिए हमें जो क्या कहते हैं लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, तो एक्वस मीडियम लेना पड़ेगा ना, एक्वस कंडीशन। और एक्वस कंडीशन में हम लोग देखते नहीं हैं। एक्वस कंडीशन में देखा जाए तो कार्बन और क्लोराइड का बॉन्ड टूटता नहीं है, इसलिए। ठीक है, ये है रैसिक प्रोसेस एल्कीन के लिए हो सकता है, एल्कीन के लिए नहीं होता बेटा, ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन के लिए है रैसिक प्रोसेस। सर क्वेश्चन नंबर 10.14 का 6। सर एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दोनों के लिए हो सकता है रेसिक टेस्ट? नहीं, एरोमेटिक के लिए होता है, एलिफेटिक के लिए नहीं होता। एलिफेटिक के लिए HCl के साथ में एनहाइड्रस लेते हैं, या फिर अगर टर्शरी होता है तो HCl गैस लेते हैं। हाँ बेटा, कौन सा क्वेश्चन है? फटाफट बोलो। क्वेश्चन नंबर 10.14 का क्वेश्चन नंबर, ये 5th वाला, 6th वाला तो हो गया। C2H5ONa से ये तुम्हारा है C6H5ONa से हाँ है C2H5Cl। ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है बच्चे। सर एक बार बता दीजिए। ये है, देखो तुम्हारे पास में ये C6H5 है, C6H5, ये है ONa, तो तुम्हें पता है ये प्लस में और ये माइनस में जाएगा। इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किससे? C2H5Cl। अब ये जान लो कि विलियमसन सिंथेसिस में ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री है, और यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग सॉल्वेंट भी लेते थे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे।
तो NaCl जो होगा ये बाहर चला जाएगा, और जैसे ये NaCl बाहर जाएगा तो तुरंत ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा। ये देखो सर, यहाँ पर, हाँ इसमें जो भी क्वेश्चन किए हैं वो हम्म। तो हो जा रहा है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा रिएक्शन है? नहीं तो ये तो बेटा अभी जैसे हमने सुपरफिशियली कन्वर्जन करवाया था ना आपको, तो ये चैप्टर, ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली ईथर की रिएक्शन है। तो अब ईथर की रिएक्शन तो ईथर में ही आएगी। अब यहाँ पर उन्होंने एक्सरसाइज में अगर दे दिया है सर, यही वाला क्वेश्चन आप अभी बताए हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हमने कर दिया था, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा था कि ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये पता कैसे चलेगा कि ये यही रिएक्शन? ये हाँ, ये लर्न करना पड़ता है बेटा, यानी नेम रिएक्शन तो हमें लर्न करनी पड़ेगी ना। टोटल क्या कहते हैं, टोटल 52 से 55 नेम रिएक्शन है आपके सिलेबस में। 55 टोटल रिएक्शन है, 55 से कम नहीं है। तो 55 रिएक्शन के क्वेश्चन के फॉर्म में है, क्योंकि और कहीं नहीं, हमें एक इंस्टीट्यूशन सर्वोत्तम करके था पहले, तो उसमें 55 क्वेश्चन के वो क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा आप लोगों के, तो आप लोग उसको सर, कर लेंगे। आप एक शीट भेजे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है उसमें कैसे करना है। 1 मिनट बता रही हूँ। वो जो आज मैंने भेजा है, नहीं सर, आपने एक दिन भेजी थी वो, सर बता रहे हैं। 1 मिनट। हाँ सर आप तब तक स्टार्ट करिए, मैं देख के बता रही हूँ। हाँ, सारे लोग एनसीईआरटी में जिनको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में प्रॉब्लम है, वो लोग जो है 1 मिनट के लिए अगर देखा जाए तो सारे लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। अच्छा, जरा सब लोग 1 मिनट, जरा ये रिएक्शन अगर आ ही गई है तो यहाँ पर एक बात बता दो, इसकी रिएक्शन अगर हम HI से करा दें तो बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5I. C2H5I. हाँ, और फिनॉल प्लस C2H5I. हमेशा ये जो होगा, कभी ऐसा अगर दिया हो तो तुरंत इसको किसमें चेंज कर देना, फिनॉल में, ठीक है। और ये चेंज कर देना इधर, ये C2H5I में आ जाएगा, ठीक सर है। वो जो जितनी भी रिएक्शन है ना अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कराने वाली, हाँ, सर उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन, ये जरूरी नहीं है बेटा, मतलब क्योंकि rearrangement होता नहीं, वहां देखो सब्स्टिट्यूशन हो रहा 3 है, डिग्री में। वहां सारे में देखो बेटा सब्स्टिट्यूशन हम लोग देख रहे हैं। OH हट रहा है, Cl लग रहा है ना वहां पर, तो हम लोग मतलब सर रीअरेंजमेंट नहीं होता है वहाँ पे। नहीं, बहुत ऐसा रेयर केस है कि रीअरेंजमेंट हो वहां पर, ठीक है। मतलब सर जैसे कि नहीं होता है कि अगर रीअरेंज करके फिर वो टर्शियरी कार्बोकेटायन मिल रहा है तो उस केस में करेंगे नहीं करेंगे? अगर टर्शरी मिल रहा है तो रिप्लेसमेंट तो टर्शरी से ही होगा ना बेटा। अगर नहीं सर, अगर जैसे OH प्राइमरी वाले पे लगा है। ऐसे समझो, मान लो OH हटा है ना, तो OH हटने के बाद जो इसकी जनरल रिएक्शन होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये हम लोग कहाँ कहाँ पर फॉलो करते हैं ये हम बता रहे हैं आपको भी। जब हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में हम लोग प्रिपरेशन पढ़ते हैं, तो प्रिपरेशन पढ़ने पर क्या होता है कि हमें एक जनरल रिएक्शन बताई जाती है। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि वो जनरल रिएक्शन क्या है, ये चीज डिस्कस भी करना था हमको आप लोगों से। एक जनरल रिएक्शन हम लोगों को ये बताई जाती है कि OH है, OH की रिएक्शन HCl से हो रही है, तो इसी तरीके से हो रही है, ठीक है ना। और वहां पर क्या करते हैं, वाटर को लिविंग ग्रुप बताया गया है। कैसे, अभी देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ। वो रिएक्शन जनरली इस फॉर्म में दी गई है, इस तरीके से जाती है। ये देखो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ जरा। ये रिएक्शन बोला गया है जब हम ROH की रिएक्शन हम HX से कराते हैं, तब हम लोग रिएक्शन जो रियलिटी में देखते हैं वो कुछ इस तरीके की देखते हैं। यहाँ पर ऐसा माना गया कि ये पहले टूटेगा तो ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। ये आ गया ROH, इस तरीके का है, ये इस तरीके का है। यहाँ पर आ गया देखो ये प्लस, तो ये प्लस पहले यहाँ अटैक करेगा ना, और जब ये अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद ये क्या बना लेता है, ये बना लेता ROH2 और ये प्लस में आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अब यहीं पर जो X माइनस है, तो X माइनस क्या करता है, ये X माइनस इस R पर अटैक करता है, तो ये तुरंत इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये RX बन जाता है इस तरीके से, और बाहर क्या निकल जाता है, ये H2O निकल जाता है। तो अब अगर देखा जाए इस तरीके से जो हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वाटर को एज अ लिविंग ग्रुप देख रहे हैं। और ये माना गया है कि वाटर कैसा है,
एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ कहीं देखो कार्बोकैटायन तो बन ही नहीं रहा इसमें, तो हम लोग रीअरेंजमेंट कैसे कराएंगे? ठीक है, इसीलिए जब भी हम लोग देखते हैं तो हाँ, रिएक्टिविटी जो डिसाइड करते हैं वो रिएक्टिविटी हम लोग स्टेबल कार्बोकैटायन से ही डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो हम कहें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है, तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी कैसे हो जाएगी? 3 डिग्री वाले की ज्यादा होगी क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट तो बन नहीं रहा है, तो ये सिंपली ट्रांजिशन स्टेट माना जाएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं देखेंगे। ठीक है बेटा? HCl और जिंक क्लोराइड के केस, किसमें? जो HCl जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस पे जो मतलब हाँ हाँ रिएक्शन ल्यूकास कराते हैं टेस्ट में। Lucas test, हाँ, उसमें बनता है सर कार्बोकैटायन? न उसमें भी हम लोग जनरली, क्योंकि वहां पर देखो जब हम लोग एक ये मतलब ये बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, लूकास रिएजेंट क्या होता है? लूकास रिएजेंट क्या होता है बताइए? एनहाइड्रस ZnCl2 और और कॉन्क HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है ना? यस सर। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, और आप लोग यहाँ पर देखते हो क्या? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अगर आप लोग ध्यान दो और जो किताबों में जब देख के पढ़ोगे, तो अगर हम लोग जैसे अल्कोहल है, ये ROH है, अल्कोहल में यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो लेते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो जो ग्रुप्स प्रोसेस मैंने बताया था, ध्यान है कि नहीं ध्यान? ग्रुप्स प्रोसेस बताया था ना, तो ग्रुप्स प्रोसेस में जो HCl लिया जाता है ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, जबकि ये कैसा होता है? गैस के फॉर्म। आई बात है ना समझ में? तो यहाँ पर ये गैस के फॉर्म में, यानी ये गैस फेज की रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं क्योंकि HCl है। और जो ये तुम्हारा लूकास रिएजेंट है, ये कौन सा? ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और कैसा हो जाएगा? ये जिंक क्लोराइड के साथ में। ठीक है, सर भेज दिया है, देख लीजिए। ओके। अच्छा, ये कन्वर्जन वाली शीट जो मैंने आप लोगों को दी थी, एल्केन वाली ना, पूरी की पूरी एल्केन वाली जो दी थी, हाँ हाँ, तो ये लगाया नहीं तुम लोगों ने? सर, नहीं समझ में आ रहा था हैं? सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा था बहुत अच्छे से सर, क्योंकि इसका कुछ हेल्प भी नहीं दिया है, तो नहीं गलत हो जाएगा नहीं इसलिए। नहीं नहीं, एक बात बताओ, क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं तो वो डाउट्स पूछेंगे। कन्वर्जन्स जो दिए थे ये पूरे हाइड्रोकार्बन के ही कन्वर्जन है, यानी हाइड्रोकार्बन में A से B बना, B से C बना, तो इसमें किसी पर्टिकुलर तुम्हें एक भी कन्वर्जन नहीं आ रहे थे, या कन्वर्जन में बीच में प्रॉब्लम हो रही थी? सर बीच में प्रॉब्लम हो रही है, होने को हो जा रहा है, लेकिन ऐसा डाउट लग रहा है कि कहीं ना कुछ तो गलत होगा ऐसे। नहीं तो वो फिर पूछो हमसे, इसीलिए तो। ठीक है, और एक और सर क्वेश्चन भेजे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसी हाइड्रोकार्बन का ही है। ये जो कन्वर्जन वाली सीट है इसी का? नहीं नहीं, एक और उसके नीचे भेजा है मैंने बाद में। अच्छा, ये साइक्लो एल्केन formed when 1,4 dibromopentan 1,4 dibromopentan is heated with sodium is। अच्छा, ये देखो, ये कह रहा है कि 1,4 डाइब्रोमोपेंटेन है, तो ये हुआ CH3, और यहाँ पर ये आ गया तुम्हारा CH3 है, तो इसको मैंने ये ले लिया, ये CH2Br हो गया, CH2Br, और फिर ये आ गया CH2 CH2 CH2, ये हो गया Br, और ये आ जाएगा क्या? CH3, यही है ना? 1 2 3 या 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसकी रिएक्शन कह रहा है किससे कराना है? हीटेड विद सोडियम, Na से कराना है, तो Na से कराएंगे तो वहां पर क्या लेना पड़ता है? ड्राई ईथर लेना पड़ता है, ये तुम्हारे साथ। अरे यार, तो ये तो आसान है, यहाँ से हटा दो और यहाँ से हटा दो दोनों को, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, और इसको कर दो, जो ये साइक्लो, ये तुम्हारा मेरा सिर्फ साइक्लोब्यूटेन बन रहा है। नहीं, तो ये तुम्हारा ये फ्री रेडिकल इसी के बीच में तो आएगा ना सर। ये तो मेरा, सर मैं बता रही हूँ मेरा क्या प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ। इसको ये ईथर के प्रेजेंट में मेरा साइक्लोब्यूटेन प्लस 2 NaBr बन रहा है। साइक्लोब्यूटेन प्लस 2 NaBr।
2NaBr। ये तो वुड्स रिएक्शन है ना, हाँ नहीं तो ये मेथिल कहाँ कपलिंग हो है, जाती है। ये वाला मेथिल कहाँ गया? 1-मेथिल सर साइक्लोब्यूटेन बनेगा। गलत सर, मैंने Yes, क्वेश्चन sir. नहीं करना नोट किया था सर। ये पेंटेन है ना, मैंने 4 कार्बन लिया था सर, क्वेश्चन गलत किया है तो मैंने। वेरी गुड। चलो और सर कोई हो क्वेश्चन, जाएगा। और कोई नहीं। प्रश्न? ठीक है भाई, आ जाइए। तो अब तो ये हो जाएगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, जिसको सर डाउट। चैप्टर कब खत्म होगा ये वाला? कौन सा? मतलब क्लासेस बहुत कम लगती हैं सर, और फिर टेस्ट आ जाते हैं, हमारा हो नहीं पाता है। नहीं अभी तो बेटा नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा ना, इस संडे हाँ थोड़ी ना। सर। सर हाँ तो इलेक्ट्रिक पीरियड फिजिक्स में काफी कोर्स लैग कर रहा है हम लोगों का। सर क्लासेस बहुत कम लग मतलब पाती सर तो केमिस्ट्री पढ़ा की, रहे हैं ऑल्टरनेट लेकिन हम डेज। लोगों का खुद से प्रिपेयर कम हो रहा है। मतलब जो चैप्टर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में? फिजिक्स की बता रहे हैं सर, तो थोड़ा सा अच्छा टाइम मिल जाता है। हाँ, तो बेटा फिजिक्स का क्या है, एक बार जो भी रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनसे एक बार डिस्कस कर लो। जैसे सर देखो क्लास आप, तो लग रही है। हाँ हाँ हम लोग अपनी बात कर रहे हैं ना, हम लोग को समय थोड़ा सा। फिजिकल नहीं लगी सर क्लास, अभी तक के 2 ही लगी हैं, और चैप्टर तो बड़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ हाँ हाँ। वो भी संडे को आना है। नहीं Yes, तो sir. जैसे जो डिसाइडेड हुआ है, जो बच्चे लोग डिसाइडेड ये होता है कि 246 में मेरी क्लास लगेगी, और 135 में जो लगेगी वो क्या कहते हैं कि उनकी विजय सर की लगेगी फिजिकल, ओके सर। है ना। तो ये चीज है कि मतलब जो ये शेड्यूल डिसाइडेड हुआ है ऑनलाइन का। और जो मेरा पार्ट, जैसे देखो हमारा ऑर्गेनिक, देखो इस रैंकर बैच में मेरा तरीका थोड़ा सा यही है कि पहले एनसीईआरटी से करते हैं, फिर थोड़ा अपने तरफ से करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के पास इतने सारे नोट्स बने रखे होंगे, जो मेहनत की होगी आप लोगों ने, तो हम उसी में फिर नोट्स बनाए जैसे रेगुलर बैचेस में पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें फर्क कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी, कंटेंट बढ़ जाएगा ऑलरेडी। हाँ ये चीज है। यस सर। तो इस वजह से मैं पहले एनसीईआरटी से कराता हूँ, क्योंकि मेन उस पर फोकस्ड है, फिर उसकी एक्सरसाइज पर, और फिर जो रिएक्शंस कुछ एक्स्ट्रा बचती हैं, मुझे लगता है कि नहीं आपसे डिस्कस करना चाहिए, तो वो मैं फिर करता हूँ आपसे। और मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट एज ए टीचर। हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस मैं लैप्स कर देता हूँ जो आपके नोट्स में हो और हम ना डिस्कस करते हो, तो ये समझ लीजिए कि हाँ कि वो एनसीईआरटी की क्राइटेरिया से बाहर है, ये चीज है, इसलिए, है ना। तो सर हाँ नेमिंग रिएक्शन की शीट मिल जाएगी? बिल्कुल बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना, नेम रिएक्शन जो मैं आपको दूंगा 55 क्वेश्चंस हैं, और वो 55 क्वेश्चंस जो है सारे नेम रिएक्शन के ही। यस सर। हाँ सर अब ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए तो आप। वो, हाँ तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में है, ठीक है ना। और किसी के मन में भैया कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा। सर जैसे एस ब्लॉक आपने भेजा था वैसे नहीं होगा? मतलब हमने समझाने कैसा है, इस ब्लॉक रिएक्शन वाला हाँ, रिएक्शन वाला एस ब्लॉक का आपने भेजा था ना। जो कन्वर्जन वाली रिएक्शंस थी ना। सर मतलब कहने का उसका मतलब है कि क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं हो, सारा लिखा लिखा रहे ताकि हाँ रिवीजन जल्दी हो पाए। हाँ सर ऑर्गेनिक के लिए नेम रिएक्शन प्लस रीजेंट और प्लस उसका अटैकिंग रीजेंट, मतलब अटैकिंग स्पीसीज क्या है, ऐसे ऐसे भेज कर दे दीजिए। अच्छा नहीं, तो ऐसे हम लोग डिस्कस कर लें या हम ऐसे भेज दें आपको? अगर डिस्कस सर आप करेंगे भेज तो दीजिए, हम लोग उसको हाँ। पढ़ लेंगे, फिर जो डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे। ये चीज है, हाँ ठीक है ना। और नेम रिएक्शन सर लास्ट के समय में काम आएगा रिवीजन करने के लिए। बिल्कुल, देखो डिस्कस नेम, आप करिए, लेकिन मैं बता दूं, मैं तुम लोगों को, हमारे पास जो बुक है उसमें क्या है ना, उसमें सारे नेम रिएक्शंस, सारे टेस्ट, और क्या कहते हैं कि कन्वर्जन्स जो भी दिए गए हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन जरा और बता दो, कल ही एक क्वेश्चन हमारे सामने आया था, ठीक है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl, जो आप लोगों ने ये बताया है कि यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो होता है, इसका पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद अल्कोहल? और इसी के साथ जब HCl लेते हैं, HCl हम लोग एज अ गैस, कैटलिस्ट वर्क करता है। नहीं तो इसका वर्क क्या होता है? कैटलिस्ट यहाँ पर क्या करेगा? एक्टिविटी को एनहांस करेगा। ये रिएक्टिविटी को enhance करता है सर। है बेटा,
अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारा ये लेविस एसिड है या लेविस बेस है? लेविस एसिड। लेविस एसिड है। ठीक है, अब लेविस एसिड है तो यहाँ पर अगर कभी तुमसे पूछा जाए तो एज ए कैटलिस्ट वर्क कर ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनाने में हेल्प करेगा, ये CO बॉन्ड जो है कार्बो, हाँ ठीक है, तो कार्बोकैटायन बनाने में मदद करता है, कैटायन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है इसमें अगर देखा जाए तो कह दो सर आप अभी बोल रहे थे कि कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कार्बोकैटायन बनेगा। तो बेटा ये जब कार्बोकैटायन बनेगा तो इसको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि ये अपने आप को रीअरेंजमेंट कर पाए, ठीक है। तो जब वो रीअरेंज नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली ऐसे हो जाएगी रिएक्शन, तो फिर कार्बोकैटायन बनने या न बनने का कोई मीन नहीं होगा। तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही यह कार्बोकैटायन बनेगा यानी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एज अ लेविस एसिड CO बॉन्ड को ब्रेक करेगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, वहां पर क्लोराइड आयन रेडिली तुरंत उस पर अटैक कर देगा और वो चेंज हो जाएगा किसमें, बोलिए क्लोरो एल्केन्स में या हेलो एल्केन्स में चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये लेविस एसिड जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है, यह CO बॉन्ड को क्या करता है, वीक कर देता है और कार्बन पर प्लस चार्ज ले आता है, लेकिन उसी समय तुरंत हेलो यानी हैलाइड आयन अटैक करके किसमें चेंज कर देता है, इस तरीके से। अच्छा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है बेटा, इसमें ये बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, लेकिन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर शॉर्ट टाइम, अगर शॉर्ट टाइम के लिए एक बात बताओ, कार्बोकैटायन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? एक तो प्रॉपर्टी होती है कि वो प्लानर होना चाहिए, जो कि होगा वो। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वह रीअरेंजमेंट भी तो होना चाहिए, यानी रीअरेंजमेंट होने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो वहां पर रीअरेंजमेंट होने की टेंडेंसी तो हो नहीं रही बेटा, तो हम बोल सकते हैं कार्बोकैटायन, लेकिन वहां पर एक रेस्ट्रिक्शन हमारे पास हो जाएगी, और वो रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी कि यह जो बनेगा ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये प्लस बनेगा तुरंत यहाँ पर X माइनस अटैक कर देगा आकर के, ठीक है ना। नहीं बेटा, यहाँ पर देखते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम अल्कोहल जो लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर हम लोग देखते हैं तो CO बॉन्ड को ये वीक कर रहा है ना, तो इसमें फिर रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। अगर आपको किसी ने प्रॉब्लम्स कराई है ऐसी जो है कि हाँ रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा आप लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट जब ये रिएजेंट होता है तो नहीं। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन का फिर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन, ये देखो CH3 CH2 CH और ये क्या हो जाएगा, ये है तुम्हारा CH2 और ये CH2, तो ये पेंटेन 2 ऑल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनहाइड्रस ये कैसा है, ये 2 डिग्री है ना, तो जनरली जैसे 2 डिग्री का होता है वैसे ही होगा यहाँ पर, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। मेक इट क्लियर, मैं यहाँ पर HCl गैस बोल रहा हूँ, ठीक है, HCl गैस बोल रहा हूँ, आप लोग इसको जो है कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेकर के चल रहे हो, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन बनी हुई है अभी तक भी, ठीक है। जब ये बोला जाता है तो यहाँ पर मैं पूरी बात आपको बता देता हूँ, सुन लीजिएगा जरा, सारे लोग सुन लेना। सबसे पहले जब बात करते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी जो होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी जो होते हैं तो वहां पर 1 डिग्री और 2 डिग्री में, ठीक है, 1 डिग्री और 2 डिग्री में 2 क्लोरोपेंटेन मेजर प्रोडक्ट, यानी कि ये 2 क्लोरोपेंटेन है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन का मेजर प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो बेटा 2 डिग्री वाला ही रहना चाहिए। सर लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर ज्यादा होगा ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका रीअरेंजमेंट करा दिया, क्योंकि इस तरीके से ये CH3 आ जाएगा और ये CH3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कार्बोकैटायन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनता है। यस सर, ठीक है ना, हमारी बात पर आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हो कि बहुत हो जाएगी। हाँ, वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना। देखो इसीलिए तो मैं पूरी आपको पिक्चर क्लियर करने जा रहा हूँ। अभी ये सुन लो, उसके बाद आपको लगे कि नहीं हमारा पॉइंट अगर वैलिड है ना, और हम आपको मतलब वैलिड पॉइंट बता रहे हैं, तो आप हमारी बात मान लीजिएगा।
नहीं तो यू गो थ्रू योर नोट्स, आप अपने नोट्स पर जो पढ़ा हुआ उस पर नोटिस करके रखिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए आ जाइए। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री है, 1 डिग्री और 2, क्योंकि देखो मतलब कि ये कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल रॉकेट साइंस या किसी कॉन्सेप्ट पर रिजिड इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होते कि क्या पता वहां पर कौन सा फैक्टर, जैसे टर्शरी कार्बोकेटाइन बेंजाइलिक और एलाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है। ये तब लोगों ने पढ़ाना और पढ़ना शुरू किया जब नीट में इसका क्वेश्चन आया था, उससे पहले लोग नॉर्मली बताते रहते थे, है ना, ये चीज है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि हाँ जब ये क्वेश्चन आया तब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इस तरीके की। तो देखो जब ये 1 डिग्री और 2 डिग्री होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, 1 डिग्री और 2 डिग्री जब लिया जाता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जब लिया जाता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में हम लोग क्या करते हैं, HCl गैस पास करते हैं और वहीं पर ले लेते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक। HCl गैस पास किया और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिया। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि सर ये चलो 1 डिग्री और 2 डिग्री के साथ में, तो देखो जब 3 डिग्री लिया जाता है तो 3 डिग्री में आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा कि 3 डिग्री में जो टर्शरी अल्कोहल होता है, ठीक है ना, इन दोनों के कंपैरिजन में यह तेजी से रिएक्ट कर जाता है। अब सुनो जरा, 3 डिग्री इतना अल्कोहल रिएक्टिव होता है कि चाहे हम यहाँ पर क्या ले लें, HCl गैस ले लें, ठीक है, और HCl गैस लेंगे तो हम यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेना पड़ेगा। और मान लो हम यहाँ पर HCl ले रहे हैं और वो HCl जो है वो किसमें है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो तुम्हें पता है यह इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा कि इस रिएक्शन में तुमको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, स्टेबल है। आ गया ना समझ में। तो जब ये कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाता है 3 डिग्री में तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर तुरंत क्या बन जाएगा, क्लोरोएल्केन बन जाएगा। तो याद रखना कि अगर टर्शरी है तो टर्शरी वाले में एनहाइड्रस, अगर HCl ले रहे हो वहां पर तो आपको क्या हो जाएगा, HCl गैस ले रहे हो तो जिंक क्लोराइड लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि कैटलिस्ट है, ठीक है, और कैटलिस्ट वहां पर क्या करेगा, HCl गैस है तो ये क्या करेगा, सरफेस प्रोवाइड करेगा। और 3 डिग्री जब आ जाएगा तो 3 डिग्री में कॉन्सेंट्रेटेड ले लो तो वहां पर जिंक क्लोराइड साथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सबस्ट्रेट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। मुझे लगता है कि अब आपको बातें क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। ऐसे कार्बोकैटायन वाला अगर आप लोग बना लोगे तो कार्बोकैटायन से फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसमें आपको प्रॉब्लम। हाँ अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, देखिए सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे टर्शरी है तो कॉन्सेंट्रेटेड वाला अगर हम लेते हैं तो देखो बिल्कुल बिल्कुल बेटा फायका, यानी जहां पर OH है वहां पर तुम्हें देखो तुम्हारे सिलेबस में 90% केसेस में 90% केसेस में जहां पर OH है इस रिएजेंट के साथ में वहीं पर Cl लगाना है, ठीक है ना, बात समझ में आई ना। 90% केसेस में जहां OH है वहीं पर क्या लगाना है, Cl लगाना है, राइट। एंड सर HCl गैस अगर है तो 3 डिग्री में भी एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है बिल्कुल तो नहीं। भाई देखिए गैस के लिए कोई ना कोई सरफेस तो चाहिए ना बेटा वहां पर, है कि नहीं, ये चीज होती है, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी सर। और कॉन्सेंट्रेटेड HCl है तो वो ऐसे रिएक्शन कर जाएगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। सर इसका मतलब कि जब भी HCl गैस और एनहाइड्रस ZnCl2 रहेगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी रहे, क्लोरीन की जगह हटा के OH लगा देंगे, यही ना सर। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखो वहां पर मैं बता रहा हूँ बेटा, फिर से मेरी बात सुन लेना, कार्बोकैटायन बनेगा लेकिन कार्बोकैटायन बनने के बाद रीअरेंज नहीं होगा। हाँ रेडिली रिएक्ट कर जाएगा, जो रेडिली रिएक्ट कर जाएगा वो, इसलिए जैसे ओके सर, है ना। अच्छा एक बात बताओ, गैस फेज में अगर देखोगे तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे कि नहीं होंगे, यस सर। और HCl जो है गैस फेज में होगा तो उसके मतलब बॉन्ड ब्रेकेज के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि वो बहुत तेजी से ब्रेक करेगा,
और बहुत तेजी से जब आयंस फॉर्म करेगा तो रिएक्ट भी तो तेजी से करेगा करके ना, इस वजह से। और हाँ, वहीं पर अगर सॉल्यूशन, अब मान लो यहाँ पर जैसे 2 डिग्री है, ठीक है, अब 2 डिग्री मान लो हमने ले लिया, ये जैसे Rx 2 डिग्री है, Rx 2 डिग्री ले लिया, और मैंने यहाँ पर HCl ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड, यानी अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हो गया वहां पर मीडियम मिल गया उसको। तो अब कॉन्सेंट्रेटेड के केस में अगर 3 डिग्री पॉसिबल है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर देखा जाए तो ये अगर पॉसिबल है यहाँ पर 2 डिग्री वाला, अगर 3 डिग्री में जाने को पॉसिबल है तो वहां पर फिर होने लगेगा कॉन्सेंट्रेटेड के केस में। लेकिन जब गैस फेज में होगा ना, तो मैं बता रहा हूँ कि गैस फेज में तेजी से रिएक्ट करेगा और तेजी से वहां पर कार्बोकैटायन जो होगा वो बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल हो पाएगा। बात समझ रहे हो ना मेरी, ये चीज है। इसलिए देखो हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि ये चीजें कहाँ पर गैस का है और कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड का है, ये चीजें बिल्कुल जब पिक्चर क्लियर होगी तभी मामला बन पाए। ठीक है, आइए। पेज नंबर 291 पर ऊपर जो बीपी और एमपी का ऑर्डर दिखा, एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए। बॉइलिंग पॉइंट का ना बेटा? यस सर। सर आपने कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट में पैरा का ज्यादा होता है ऑर्थो और मेटा से सिमेट्री की वजह से। किसमें? सर मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा होता है सिमेट्री की वजह से। हाँ हाँ, पैरा का मतलब अभी ऑर्थो और पैरा का मेल्टिंग पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से शायद बताया होगा आप लोगों को बेटा। नहीं, अभी आपने सर डिस्कस सर करवा दीजिए। अभी नहीं बताया सर, अभी मेल्टिंग पॉइंट हमने तो बताया नहीं, बता दिया नहीं नहीं हमने नहीं बताया ना। हाँ ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ पूरा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सारा, और डेंसिटी का भी पार्ट पूरा हम लोग क्लियर कर लेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, नहीं करेगा बेटा, इसीलिए तो वहां पर हम लोग गैस लेते हैं ना, HCl। राहुल, हमने अभी अभी बताया HCl गैस लेते हैं तब तो वो 1 डिग्री को आराम से जो है तुरंत चेंज कर देता है। ठीक है, आ जाओ भैया सर जल्दी ऐसे से। नहीं कह सकते कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है बेटा, है ना। अभी चलो बता देते हैं सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले अगर R ग्रुप लगा हुआ है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने बोला RI के बाद में क्या है RBr, और RBr के बाद में क्या है RCl है, और RCl के बाद में ये है RF। तो चलो एक बात मुझे बता दो, इन दोनों में से अगर देखा जाए तो यहाँ पर R ग्रुप तो सबका सेम है, तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा वो किसके मॉलिक्यूलर वेट पर करेगा, बोलिए? हैलोजेंस के। तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी आयोडाइड वाले का ज्यादा होगा। अब जरा यहाँ पर बताइएगा ऐसे बताना, पहला मैंने लिया मीथेन, दूसरा मैंने ले लिया बेटा CH3F, तीसरा मैंने ले लिया यहीं पर CH3Cl, और इसके बाद मैंने ले लिया CH3Br, और फिर मैंने ले लिया यहाँ पर CH3I। अब बता दो यहाँ पर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, किसका कम, और किसका क्या ऑर्डर होगा। तो देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, आराम से डाटा भी दे देता हूँ। ये होता है 111 के आसपास, ये होता है 195 के आसपास, ये होता है 249 के आसपास, और ये हो जाता है कितना 277 के आसपास, और ये हो जाता है 315। तो अब देखो भाई, यहां से एक चीज क्लियर हो गई। ठीक, यहां से एक चीज क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई, कि एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना, जहां कार्बन के नंबर आप देख सकते हो, कार्बन के नंबर कैसे हैं, सेम है ना। तो सेम कार्बन के नंबर जब हो जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ बेटा? सेम कार्बन के नंबर जब हो जाएंगे तो सेम कार्बन के नंबर का अगर एल्किल हैलाइड दिया हो और एल्केन दिया हो, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, एल्किल हैलाइड का हो जाएगा। ठीक है, कम किसका होगा, एल्केन का हो जाएगा। राइट, तो अब यहाँ सबसे मैक्सिमम देखो किसका दिख रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है सबसे मैक्सिमम, ये है आपके सामने, और ये हो जाएगा कौन सा, मेथिल आयोडाइड का। ओके, अब आ जाओ वहीं पर एक और पॉइंट देख लो इसी के आगे, ये तुम्हारे सामने है CH3Cl, और ये हो जाएगा क्या, ऊपर वाला बताएं किसका ऑर्डर है? ये बॉइलिंग पॉइंट का बेटा। ठीक है, और ये हो जाएगा CH3CH2, और इधर क्या हो जाएगा Cl, यहाँ पर आ गया बेटा CH3CH2CH2
Cl, और इधर क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, और ये क्या हो जाएगा CH2, और इधर हो गया है Cl। ओके क्लियर। आइए जरा यहाँ पर देखिएगा और बच्चे लोग ध्यान से बताएं। अब देखो यहाँ पर हैलोजन सेम है तो तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, तो ये करीब पता है इसका तो मालूम है कितना 249 के आसपास होता है, और इधर जब बढ़ा तो ये कितना हो जाएगा 285.5 होता है। ठीक है, और एक जगह पर शायद मैंने कहीं पढ़ा था NCERT में लिखा हुआ है कि शायद अगर CH2 का डिफरेंस आता है तो बॉइलिंग पॉइंट में 20 से 30 केल्विन का डिफरेंस आता है शायद। आप लोगों को याद आ रहा है क्या? हाइड्रोकार्बन में शायद पॉइंट किया गया है, एल्कीन या यस हाइड्रोकार्बन में ही है ना। हाँ वहां पर ये दिया हुआ है कि जब CH2, तो देख लो भैया यहाँ CH2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ देख लो CH2 और CH2 का डिफरेंस, तो ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो आपको पता सबसे ज्यादा ये मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा वहीं पर एक बात और समझ लो बेटा, अगर हम लोग बोलते हैं ब्रांचिंग बढ़ती जा रही, तो ब्रांचिंग बढ़ने का मतलब है, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं ले लेता हूं यहाँ 5 कार्बन की ये चेन, CH3 CH2 CH2 और ये आ गया CH2 4 और ये हो गया 5 CH2 और ये Cl लगा दिया मान लो। इधर मैंने ब्रांचिंग ले ली CH3 Cl सॉरी CH3 और इधर आ गया क्या CH2 कितना 3 और 2 ये 5 Cl, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा CH3, ये आ गया इधर CH3, इधर आ गया बोलो क्या CH3 और ये आ गया क्या Cl आ गया। ओके क्लियर, तो ध्यान रखना इसका। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 1 मिनट के लिए जरा देखिएगा। यहाँ कॉन्सेप्ट बच्चों क्या यूज होता है, यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होता है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, सरफेस एरिया के। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है तो सरफेस एरिया बढ़ने पर क्या होता है, वॉन्डर वॉल फोर्स बढ़ने लगता है, और वॉन्डर वॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर बढ़ने लगेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आप लोग एक जरा याद होगा आप लोगों को नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर पढ़ा है ना आप लोगों ने, जब सॉल्यूशन में पढ़ते हो तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो एलिवेशन जब आप लोग देखते हो तो एलिवेशन में वहां पर देखो जब नॉन वोलेटाइल हम लोग मिला देते हैं सॉल्यूट, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन क्या होता है, इनडायरेक्टली अगर आप उसकी डेप्थ में जाके स्टडी करो तो ये मिलता है कि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाता है, बढ़ने लगता ज्यादा हो जाता है ना, तो इस वजह से बढ़ता है। ठीक है, तो ये देखो वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ जाएगा कब, जब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया यहाँ किसका ज्यादा होता है, नॉर्मल यानी जो स्ट्रेट चेन है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं जब नॉर्मल स्ट्रेट चेन हो जाएगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ने पर क्या होता है कि ग्रेविटी ज्यादा लगती है। ठीक है, ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाए। इसलिए हम लोग इसको याद कर लेते हैं क्या, कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है, ये बात याद रखोगे। अब आ जाओ जरा, यहीं पर एक और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ जाओ भैया, स्लाइड आगे बढ़ा दो बेटा। यस सर। ओके चलो ध्यान देना यहीं पर बेटा, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जरा उसको देख लीजिएगा सारे लोग। ठीक है, और वो एग्जांपल क्या है, यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने ये है कि पहला एग्जांपल है CH3Cl। शुभम एसी बंद कर दे, बहुत चिल्ड कर क्या, अबे बंद करो यार। CH3Cl और दूसरा यहाँ पर CH2Cl2, तीसरा है यहीं पर बेटा CHCl3 और लास्ट है CCl4। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है ना, ये बता बेटा, एक होता है ये आपको, इसका तो पता है 249, इसका हो जाता है 313, इसका 334 एंड ये 350 हो जाएगा। क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होकर के ये देखो क्लोरीन क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होगा बेटा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर है, राइट। चलिए अच्छा,
अब यहीं पर बॉइलिंग पॉइंट अगर हेलो एरीन्स में पूछा जाता है तो हेलो एरीन्स में कैसे डिसाइड करते हैं, चलिए हम लोग जान लेते हैं। एक बात बताओ, C6H5 ये ग्रुप तो वही है ना, आई, फिर है C6H5 Br, और फिर कौन सा है C6H5 Cl, और फिर है C6H5F। बताओ बेटा, यहाँ पर सबसे ज्यादा वही कॉन्सेप्ट लगेगा ना बॉइलिंग पॉइंट का, किसका ज्यादा हो जाएगा, पहले वाले का, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, राइट। अब यहीं पर एक जरा मुझे और बता दीजिएगा एक बात फटाफट से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये जैसे दिया गया है, इधर दिया गया है ये Cl और ये इधर दिया गया है Cl। दूसरा अगर देखा जाए, मुझे ये दिया गया है यहाँ पर Cl और ये इस तरीके से मेटा पर दे दिया गया, फिर ये तुम्हारे सामने ये इस तरीके से दे दिया गया, ये है Cl और ये कैसा हो जाएगा Cl। अब मुझे पहले तो बता दो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो का। कितना होगा बेटा, वैल्यू नहीं याद है। 453 एनसीईआरटी में दिया। सर 453 होगा हाँ, एनसीईआरटी में ना। हाँ एनसीईआरटी में दिया 453। अब देखो इसकी वैल्यू मैं बता दूं क्या है, 448 है, और इसकी वैल्यू जो है वो पता है कितनी है, 446 है। तो अब बताओ यहाँ पर देखो पैरा वाले का क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और इसका कैसा हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा क्या डिफरेंस नजर, 446 एंड 448, मेटा और पैरा में ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है क्या, बोलिए। नो सर। नो सर। अब अगर पूछा जाए यहाँ पर कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा किस वजह से होता है, मैंने बताया किस अरेंजमेंट की वजह से होता है, बताइए, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट की वजह से। हाँ कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट की वजह से हम लोग देखते हैं डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट बेटा सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पर, सर पैरा का। पैरा का मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा सबसे ज्यादा, ऑर्थो, और फिर उससे ज्यादा किसका होता है, मेटा का, और मेटा के बाद फिर किसका होगा, नहीं यहाँ पर, और एक मिनट सर मेटा का ज्यादा होगा ना। एक मिनट बेटा, सबसे ज्यादा पैरा का होता है, पैरा के बाद फिर देखा जाए तो 256 मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो का होता है, ऑर्थो, फिर मेटा होता है। फिर मेटा। ठीक है, तो ये तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ये हमने पहले ही बताया था, आप लोगों को याद कर लेना है क्या कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा हम किससे निकालते हैं, क्लोज पैकिंग से। अब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा तो क्लोज पैकिंग आसान हो जाएगी कि नहीं आसान हो जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अभी बताओ, अभी यहाँ तक के जो मैंने बताया है इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो भैया। ज्यादा होना चाहिए। हाँ बेटा, कहाँ पर, सर वो अपने आप बोल रहे थे। एमपी का ऑर्डर दिया है ना, पैरा के बाद ऑर्थो और फिर मेटा, किस में दिया बेटा, ऑर्थो और मेटा के बीच में कैसे डिसाइड किया, ऑर्थो और मेटा। देखो यहाँ पर क्या है ना कि ऑर्थो और मेटा में एक चीज बताओ, ये जैसे है, ठीक है, आप देखो इसका एक तो पहली बात तो डाटा के बेसिस पर, दूसरी चीज पैरा, और पैरा में तो सबको पता चल गया कि पैरा का किस तरीके का है, ये तुम्हारा है। यहाँ पर जब देखते हो तो इन दोनों में सिमेट्री मिलने के चांसेस किस में ज्यादा है, बताइए। पैरा में सिमेट्री जो है, ठीक है। अच्छा, और अगर देखा जाए यहाँ पर एक और भी चीज है कि जब एक पॉइंट ये देखा जाता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं सबसे ज्यादा किस में होंगे, बताइए बेटा। सर पैरा में, सर पैरा में होंगे। नहीं नहीं, ये इसको हटा दिया जाएगा, पैरा को तो बिल्कुल अलग कर दो, जो है इसमें बताओ, इन दोनों में कंफ्यूजन इन दोनों में हो रही ना, इसमें बताइए सर मेटा में। क्यों, क्योंकि ऑर्थो में एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर ज्यादा होने के चांसेस है। अगर देखते हैं हम लोग ना, तो ऑर्थो और पैरा में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक बात बताइए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इसमें देखा जाए तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर जानेंगे तो पहली बात तो ये जैसे है,
तो पैरा का कोई भी होता है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के चांसेस रहते हैं। मतलब हम समझा रहे हैं, ये चीज थोड़ा सा समझ के देखिएगा। यहाँ पर क्या है, पैरा का सबसे ज्यादा, तो इसका तो ये रीजन हो गया सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से इसकी क्लोज क्रिस्टलाइटिस हो जाएगी। जब इन दोनों में हम लोग देखते हैं तो इन दोनों में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो ज्यादा होने के चांसेस हैं वो किसमें है, ऑर्थो वाले, इन कंपैरिजन टू मेटा वाले। कैसे सर? अब देखो यहाँ पर एक बात बताओ, इन दोनों में अगर कभी कोई इंटरेक्शन होगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर होगा कि नहीं होगा? यस सर। और मेटा में कौन सा इंटरेक्शन होगा? इंटर। कैसे इंटर हो जाएगा भाई? मेटा में तो ये दूर दूर हो जाएंगे ना, तो मेटा तो इनका जब इंट्रा होगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए ना, किसमें? आर्थो का। नहीं, मैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात, हालांकि यहाँ तो इंट्रा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो जनरली बॉन्डिंग हम लोग देखेंगे वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखेंगे तो डाइपोल डाइपोल आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ इन दोनों में देखोगे तो यहाँ तो डिस्टेंस क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है ना इसकी, ठीक है। तो ये है, तो इतना ध्यान रखिएगा भैया। वैसे हालांकि मेजर जब भी कभी लिखा जाता है या बोला जाता है तो ये बोला जाता है कि पैरा का ऑर्थो और मेटा से हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन जो ऑर्थो होता है वो स्लाइटली क्या होता है, स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं होता है, स्लाइटली किससे होता है, मेटा वाले से ज्यादा होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक का कोई डाउट है तो अभी डिस्कस कर सकते हैं बच्चे को। अच्छा, डेंसिटी अगर तुमसे पूछी जाए तो डेंसिटी जो होती है सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोराइड की, क्लोराइड की, आयोडाइड की, ब्रोमाइड की? आयोडाइड की, मास ज्यादा होता है। हाँ, मास ज्यादा होने की वजह से आयोडाइड की क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आयोडाइड को फिक्स्ड रखूं यानी हैलोजन को फिक्स्ड रखूं, और हैलोजन को फिक्स्ड रखने के बाद हम कार्बन के नंबर बढ़ाते जाएं तो डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगी, हैं, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ग्राम पर ml बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। साइज ऑफ एल्किल ग्रुप जब बढ़ता है तो साइज ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ने से एल्किल हैलाइड में आप लोग डाटा देखिएगा डेंसिटी घटती है। फिर से मेरी बात सुनना, देखो मैंने कहा कि अगर मैं हैलोजन फिक्स्ड रखूं तो ये हो गया, और ये हो गया तुम्हारा CH3 CH2I, और फिर ये है CH3 CH2 CH2I, इस तरीके से। तो इसका जो मेरे सामने डाटा रखा हुआ है वो डेंसिटी जो रखा हुआ है, क्या रखा है कि यहाँ पर है क्या कहते हैं कि एक इसका वाले का है 2.279, और इस वाले की डेंसिटी जो है यहाँ पर क्या है 1.933, और इसकी जो है ये है कितनी 1.74, और इसके आगे जो C4H9 है, C4H9I जो है, इसकी डेंसिटी जो है वो है 1.617, ठीक है। सर मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये लोग गैस से लिक्विड होंगे, फिर सॉलिड होंगे, फिर लिक्विड के बाद वैक्सी सॉलिड होंगे, फिर सॉलिड होंगे ना? हाँ, नहीं तो वही चीज, तो अब देखो मैं यहाँ दोनों पॉइंट्स तुमको बता दे रहा हूँ कि जो दोनों पॉइंट्स मेरे सामने जो क्या कहते हैं कि जो डाटा लिखा हुआ मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर एल्किल ग्रुप सेम है, जैसे ये देखो, यहाँ देखो, इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाएगा ताकि ये डाउट्स ना आए कभी। जैसे ये लिखा हुआ NC3H7Cl और NC3H7Br, और फिर ये NC3H7I, ठीक है। तो इसमें इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.89, इसकी जो होती है वो कितनी हो जाती है 1.335, और इसमें जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है 1.747 हो जाती है, ये हो जाती है। अब तुम्हारे सामने दोनों डाटा लिखे हुए, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि एल्किल ग्रुप के साइज बढ़ने से क्या हो जाता है, तुमको बताया। एल्किल ग्रुप का जब साइज बढ़ता है तो एल्किल ग्रुप के साइज बढ़ने से क्या होता है, डेंसिटी जो होती है, ठीक है ना, वो घटने लगती है एल्किल हैलाइड में। आया समझ में?
अच्छा बुक की वीडियो सर हाँ सर एनसीईआरटी में लिखा है द डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और टेबल 10.3 में दिया है। टेबल नंबर कितना है? 10.3, लेकिन एल्किल हैलाइड सेम है उनके, मतलब एल्काइल ग्रुप सेम है, हैलाइड चेंज हो रहा है। हैलाइड उनके सेम है या चेंज हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, एल्किल ग्रुप सेम है, लेकिन लिख रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का अगर नंबर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। पेज नंबर 299। एटॉमिक मास भी तो दिया है। तो हो गया, वो ऐड हो जाता है उसमें मेरे ख्याल से। एनसीईआरटी का पेज कौन सा बेटा? 299। 299। तो डेंसिटी हेडिंग पड़ी हुई है 10.6 और बस। और यस सर ये वाला नहीं, ये इसके तो और boiling आगे है, पहले है। बॉइलिंग पॉइंट वाला ये हो गया। हाँ बस यही है। ये डेंसिटी है। अच्छा तो ये तुम्हारा Cl2 है, तो हैलोजन ग्रुप बढ़ने से तो डेंसिटी बढ़ेगी, राइट? ओके तो पहले तो तुम्हारा ये हो गया यहाँ पर CH2 Cl2। अच्छा हाइड्रोजन कम है, हैलोजन बढ़ते जा रहे हैं, तो हैलोजन बढ़ने से तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही लिखा। फिर यहाँ पर C3H7 है, Cl और Br है, हैलोजन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो हाँ बढ़ेगा बेटा, बिल्कुल ठीक है। और ये कहा गया ब्रोमो आइडो पॉली क्लोरो डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर, द डेंसिटी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटम, हैलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं तो हैलोजन सेम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर बढ़ते चले जाएंगे, मान लो नॉर्मल में बढ़ रहे हैं तो डेंसिटी बढ़नी, डेंसिटी तो यार कम होनी चाहिए ना सर। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी ना सर। सर डेंसिटी इतनी इम्पोर्टेंट भी तो नहीं है, मतलब क्वेश्चन नहीं आता डेंसिटी का कभी। नहीं मान लो आज आता नहीं वो अलग चीज है, लेकिन ये क्लियर तो उसका दिमाग एनसीईआरटी में जो है वो दे ही देगा उसको। वही चीज है ना। C3H7 Cl की डेंसिटी तो वैसे भी CH2 Cl2 से कम ही है। नहीं डिस्कशन ये नहीं हो रहा है, डिस्कशन ये हो रहा है कि जैसे हमने ले नंबर लिया ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने से कार्बन डेंसिटी बढ़ना एटम चाहिए। बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ना चाहिए, है ना। यस सर, और और आपने भी हैलोजन, लिखा है घटेगा। हाँ और हैलोजन एटम है ये भी, लेकिन यहाँ पर जो डाटा मेरे सामने दिया गया है डेंसिटी ग्राम पर ml का, उसमें मैं डाटा आपको बताऊं तो डाटा दिया गया है CH3I का 2.279 और CH3CH2I का जो दिया गया है 1.933 1.933 और N का जो है मतलब C3H7 का 1.74 और 4H9 का दिया गया, वो दिया गया 1.6। तो यहाँ कह रहा है कि एल्किल हैलाइड में मेथिल आयोडाइड की जो होती है वो डेंसिटी हाईएस्ट होती है, जबकि जैसे जैसे अगर हम लोग साइज बढ़ाते हैं तो साइज बढ़ाने पर क्या हो जाता है, एल्किल हैलाइड की डेंसिटी जो होती है वो घटने लगती है। घुटने, यस सर। ये चीज है। तो ये चीज क्या कहते हैं कि यानी आयोडाइड के केस में अगर देखा है तो आयोडाइड के केस में तो होना चाहिए, फ्लोराइड है ये, मान लो फ्लोराइड के केस में तो ये हो जाएगा, नॉर्मली निकाल लेंगे। और यहाँ इन्होंने ये दीजिए कि इंक्रीज करेगा अगर हम कार्बन एटम बढ़ाते हैं। यहाँ तो मान लो हैलोजन का डिफरेंस आ रहा है, कार्बन एटम बढ़ने का कोई एग्जांपल दिया है क्या इन्होंने एक्सरसाइज वगैरह में कहीं पर भी? नो सर नहीं दिया। नो सर नहीं दिया।
नहीं दिया है नहीं नो सर। तो बेटा इसको हम देख सर लेंगे, लेकिन सॉल्युबिलिटी से नहीं निकाल सकते हैं इसको, सॉल्युबिलिटी कार्बन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उससे। सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी में सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी में कोई कहाँ? रिलेशन ही नहीं है सर। सॉल्युबिलिटी हाँ से जो नहीं। भी है। जो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो आयोडाइड के केस में ये होना चाहिए, डेंसिटी इन्होंने घटती हुई इस तरीके से बताई है कि आयोडाइड जैसे है, तो आयोडाइड तो खुद ही एक बल्की ग्रुप है क्योंकि मास तो वहां पर ज्यादा होगा, तो कार्बन के नंबर जब बढ़ेंगे तो आपको पता कार्बन और आयोडाइड का जो बॉन्ड है वो तो वीक हो जाता है ना, यानी उसकी टूटने की टेंडेंसी ज्यादा, यानी मॉलिक्यूल्स वहां पर फ्री होने लगेंगे। तो फ्री होने की वजह में ये नहीं मेंशन है कि जब फिक्स करेंगे हैलाइड और कार्बन एटम बढ़ेंगे, वो जनरल टर्म है। हाँ एनसीईआरटी में देखा जाए तो ये जनरल टर्म के लिए ही दिया गया है, जनरल टर्म के लिए दिया कि कार्बन जब बढ़ता है तो हो जाता, लेकिन आयोडाइड में यहाँ पर साफ साफ मेरे सामने इसका डाटा भी पुट किया गया है, और डाटा में ये बताया गया बेटा कि जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे CH3I है और CH3I के बाद में C2H5I है और फिर है C3H7I और फिर यह है C4H9I, ये जो है, तो इसमें क्या हो रहा है आयोडाइड के केस में डेंसिटी कार्बन के नंबर बढ़ने से क्या हो रही, घट रही, ये चीज ठीक है। तो इसको आप लोग जरा याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट टर्न पे हम इसको क्या कहते हैं थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे, देखेंगे कि और इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर लग रहा है जो अभी तक मुझे मतलब मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो लग रहा है वो यही है कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो कार्बन और आयोडाइड का वो वीक होता चला, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स फ्री होने की कोशिश यानी पार्टिकल्स फ्री होने की कोशिश करेंगे तो दूर दूर भगेंगे तो डेंसिटी कम होने लगेगी, ये चीज है। बाकी इसका रीजन हम देखेंगे और इसका रीजन हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी कवर कर लीजिएगा पढ़ के। अगले सॉल्युबिलिटी एनसीईआरटी से बता दीजिए सर, समझ नहीं आता। अच्छा चलो बता देते हैं वैसे क्लास है यार हमारी 5:15 बजे से, लेकिन चलो अगले टाइम में बता दीजिएगा। सर हम लोग को पढ़ा दीजिए। हैं हम लोग को भी तो 30-25 मिनट लेते हैं सर। नहीं अगले टर्न पर मेरी क्लास कितने बजे से, अभी अभी शेड्यूल तो आया नहीं होगा आप लोगों को। सर जितने बजे से क्लास रहती है उसके 15 मिनट बाद आते हैं डेली आप। आज तो आप 20 मिनट 25 मिनट लेट आए सर। अच्छा एक तुम एक बार हम तुमको अपना फैकल्टी ग्रुप पे जो शेड्यूल आता है वो भेज देंगे, तुम जरा देखो 2 बजे से लेके 4 बजे तक ऑफलाइन क्लास, और फिर 4 बजे से और सुनो सामने आनंदेश्वर बिल्डिंग है वहां पर मेरी क्लास चलती, वहां से यहाँ आने में और रास्ते में कोई ना कोई बच्चा रोक के पूछा सर ये वाला क्वेश्चन बता दे, मना भी नहीं करते लेकिन क्या किया जाए, है ना। तो इसके लिए भैया मॉर्निंग में क्लास ले लिया करिए, इससे बढ़िया। मॉर्निंग में बेटा हमारी दूसरी सही दुकान रहता में है। बुकिंग रहती है ना इसीलिए टाइम बहुत कम मिल पाता है ऐसा लगता है। नहीं हम भी चाहते हैं यार हम रैंकर्स बच्चों को ज्यादा टाइम दे, लेकिन एक्चुअली शेड्यूल इतना टाइट हो जाता है तो इस सर वजह से। शेड्यूल तो शेड्यूल है, टेक्निकल इशू कुछ ज्यादा ही होता है आपकी क्लास में। नहीं अच्छा टेक्निकल इशू मैंने सिर्फ डिस्टरबेंस हो जाता है। नहीं क्लास के डिस्टर्ब मैंने सिर्फ एक बार टेक्निकल इशू का मैसेज डाला, उसके अलावा कभी मैंने डाला टेक्निकल इशू। सर जिस डेली पढ़ता है जो लेट होता है तो लोग कॉल करते हैं तो यही कहते हैं टेक्निकल यही इशू है। कहते हैं टेक्निकल इशू है। मैं कहता हूँ नो सर आप नहीं, कोई ना कोई कॉल जरूर Admin। करता है स्टूडेंट्स में से, तो वो यही बोलते हैं कि उधर से बोला गया कि टेक्निकल इशू है। अच्छा नहीं टेक्निकल इशू आज था, आज मैंने मैसेज डाला हुआ था क्योंकि मैं जो आईडी डाल रहा था उससे ओपन नहीं हो रही थी इस तरीके से, ठीक है भैया माफी चाहेंगे आप लोगों से इसके लिए, और नेक्स्ट टाइम से मतलब कोशिश करेंगे कि भैया आप लोगों को प्रॉपर टाइम दिया जाए। और कोई फायदा नहीं है सर, वो ऐसे डेली हो जाएगा। सर डाउट पूछ सकते हैं? अगर जैसे देखो मैं मान लो जैसे अभी यहाँ नहीं हो पाती तो मैं आपकी क्लास नाइट में भी तो लगा सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। जी नहीं जी नहीं लेकिन पहले बता दीजिएगा वो सही रहता है। हाँ नहीं हम एक दिन जब भी हम नाइट क्लास आपकी पढ़ाएंगे ठीक है, तो हम आपको एक दिन पहले उसको मैसेज कर दिया करेंगे, ठीक है ना। और ये भी चेक कर लेंगे कि अगले दिन आपका कोई टेस्ट वगैरह ना लगा, ठीक है जी। तो इसका यही एक सोल्यूशन है कि हम लोग फ्री टाइम में जब मिलेंगे तो फिर ज्यादा डिस्कशन अच्छे से, ठीक है चलो ओके थैंक यू बेटा, ठीक है हाँ बता देंगे बच्चे, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों। थैंक यू सर।